मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत जो होती है मुग़ल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय से होता है। ठीक है, मीन्स कि जो मेडिवल इंडिया है उसमें लास्ट में जब मुग़ल साम्राज्य आता है और उसका जब पतन होता है, मीन्स आफ्टर द डिक्लाइनेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर इन मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो 3 मार्च 1707 को अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर गुजरात में 3 मार्च 1707 डेट याद करो क्योंकि तभी से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का पदार्पण होता है। उसे उत्तरोत्तर मुगल काल नाम से जाना जाता है, मीन्स आफ्टर मेडिवल। ठीक है, मुगल साम्राज्य का वह युग जिसमें शाही दरबार की तड़क भड़क, अमीर उमराव की साज सज्जा और ऐश्वर्य व्यापारियों का धन संपत्ति, विकसित हस्तकलाएं और ताजमहल जैसी भव्य इमारतों के कारण भारत ने विश्व को चकाचौंध कर दिया था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद समाप्त हो गया। इसका मतलब ये है कि जैसे जब मेडिवल इंडिया था तो उस समय भारत में बहुत सारी चीज़ों का विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। उसमें जैसे ताजमहल, बहुत सारी इमारतें बनाई गई थी, शाही दरबार में तड़क भड़क, अमीर उमराव की साज सज्जा, मीन्स कि जो भी मेडिवल इंडिया में जो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी उसकी समाप्ति होती है जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। इसका मतलब कि जो मेडिवल इंडिया में मुग़ल एम्पायर है अब उसका डिक्लिनेशन होना शुरू हो गया। मुग़ल एम्पायर का पतन भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, यह घटना मध्यकालीन भारत का अंत कर आधुनिक भारत का नींव डालता है। इसका मतलब कि जो मेडिवल इंडिया की जब ख़त्म होती है तब मॉडर्न इंडिया शुरू होगा और मेडिवल इंडिया का ख़त्म यही होता है जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। इतिहासकारों में मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण को लेकर विवाद है। ठीक है, पतन के कारण के बारे में इतिहासकार 2 गुट में बटे हैं। एक गुट में जिसमें यदुनाथ सरकार, आर.एस. शर्मा, लिवरपूल जैसे इतिहासकार शामिल हैं। इनका मानना है कि औरंगजेब की नीतियाँ जैसे धार्मिक, राजपूत, दक्कन, इसके लिए मुग़ल साम्राज्य का पतन जिम्मेदार है। मीन्स कि जैसे इन्होंने बोला कि जो इनका मुग़ल साम्राज्य का पतन है वो मेनली इस वजह से हुआ है क्योंकि जो औरंगजेब की पॉलिसी थी, जैसे उसकी जो धार्मिक पॉलिसी थी जिसको रिलीजियस पॉलिसी कहेंगे, राजपूत के साथ जो उसका संबंध था, और दक्कन मीन्स जो इंडिया का साउथर्न पार्ट, सदर्न पार्ट में ये जो दक्कन में इसका जो नीति था, इसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य का पतन माना गया है। और दूसरे गुट में सतीश चंद्र हैं, दूसरे गुट में सतीश चंद्र, इरफान हबीब और अख्तर अली, सीरीन मुसवी आदि शामिल हैं। इन्होंने मुग़ल साम्राज्य के पतन को व्यापक संदर्भ में देखते हुए बीज को बाबर के शासनकाल में ही ढूंढ लिया था। मीन्स कि उन्होंने बोला कि मुग़ल साम्राज्य का पतन जो है वो बाबर काल से ही शुरू हो गया था, मीन्स कि इनके औरंगज़ेब के पहले से ही शुरू हो गया था। इन इतिहासकारों ने मुग़ल साम्राज्य के पतन को दीर्घावधि प्रक्रिया का परिणाम माना। मीन्स उन्होंने बोला कि जो मुग़ल साम्राज्य का पतन है वो अभी से नहीं शुरू हुआ है, वो बहुत पहले से शुरू हुआ है। तो इतने सारे लाइंस को अगर हम शॉर्ट आउट करें, मीन्स इसमें सिर्फ यही दिया है कि जो मुग़ल साम्राज्य का पतन है वो 2 तरह से हुआ है। एक लोग का मानना है कि जो मुग़ल साम्राज्य का पतन है वो औरंगज़ेब की पॉलिसी की वजह से हुआ है, और दूसरे लोग का मानना है कि जो मुग़ल साम्राज्य का पतन है वो पहले से ही शुरू हो गया था। अब मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण संक्षेप में इस प्रकार है। औरंगज़ेब ने अपने दक्कन के सैन्य अभियानों पर व्यापक मात्रा में धन और जन को नष्ट किया था। साथ ही दक्कन में सैनिकी अभियान में व्यवस्था के कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका, जो कालांतर में मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण बना। मीन्स कि औरंगज़ेब जो था उसकी जो दक्कन पॉलिसी थी उसमें वो इतना अपने सैनिकों वगैरह को भेज दिया था और उसका पूरा ध्यान साउथ में जब हो गया तो वो ऊपर की तरफ ध्यान नहीं दे पाया, जो कुछ टाइम पीरियड बाद मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण बना। दूसरा है, औरंगज़ेब अपनी राजपूत नीति से राजपूतों की निष्ठा से वंचित हो गया। ठीक है, मीन्स कि राजपूतों के साथ भी उसका संबंध अच्छा नहीं रहा और उसे उन राजपूत रणबांकुरों की सेवा नहीं मिली जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य के वैभव को कभी उत्कर्ष पर पहुंचाया था। इसका मतलब कि जैसे कि राजपूत जो थे एक समय वो मुग़ल्स का बहुत हेल्प किए थे, लेकिन बाद में जब औरंगज़ेब की जो पॉलिसी आई तो ये चीज़
ख़त्म हो गया और राजपूत भी इनके साथ नहीं रहे। मुगल दरबार में उमरा वर्ग का बढ़ता हुआ प्रभाव और उसकी शासक निर्माता की छवि भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार है। जो उमरा वर्ग थे, जो लोग शासक के निर्माता थे, उनमें होता था कि अमीर और ये जो उमरा वर्ग होते थे, इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता था। तो इसकी वजह से मुगल साम्राज्य भी पतन के लिए जिम्मेदार है। विशाल मुगल साम्राज्य के लिए एक स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव भी साम्राज्य के पतन का कारण बना। मीन्स कि यहाँ पे सेंट्रल चीज़ें नहीं रही, हर चीज़ें डिवाइड होने लगी। तो इसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति ने अकबर, जहांगीर, शाहजहां के समय की धर्मनिरपेक्ष छवि को समाप्त कर दिया। मीन्स जो अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय जो धर्म निरपेक्ष की पॉलिसी थी, ठीक है, जो उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता थी, उसको औरंगजेब ने नष्ट कर दिया। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया। जजिया कर जो मुसलमानों पे टैक्स लगता था, तो औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया। मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया, ठीक है, इसने मंदिरों को तोड़वाया और अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को गलत दिशा दिया। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य पतन के गर्त में पहुंच गया। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कुछ हद तक नादिर शाह, अहमद शाह के आक्रमण, यूरोपीय कंपनियों के आगमन का भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मीन्स कि जब मुगल साम्राज्य चलता है, उसका जब लास्ट दौर होता है, तो उसमें क्या होता है कि नादिर शाह का हमला होता है, अहमद शाह का हमला होता है और यूरोपीय कंपनी जैसे ब्रिटिश कंपनी, पुर्तगाली, इन लोगों का आगमन होता है। इसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन की शुरुआत होती है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आने वाले 52 वर्षों में 8 सम्राटों ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार जमाया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। मीन्स जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके 3 लड़के जो होते हैं, मुअज्जम और मोहम्मद आजम और कामबख्श, इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। अब पता नहीं तुम लोग को कितना समझ में आ रहा होगा, पर बताना, ठीक है। औरंगजेब की नीतियों का प्रबल विरोधी उसका पुत्र शहजादा अकबर पहले ही मारा जा चुका था। मीन्स कि औरंगजेब के 4 पुत्र थे, जिसमें शहजादा अकबर वो पहले ही औरंगजेब की जो नीतियाँ थी उनका वो बहुत ज़्यादा डिफेंडर था। इसकी वजह से उनको पहले ही मार दिए थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे। अब देखो, जो चीज़ फैक्चुअल है उसको याद करना। मुगल साम्राज्य की मृत्यु के समय वहाँ पे जो प्रांत थे मुगल साम्राज्य में, वो टोटल 21 थे, जिसमें मुअज्जम काबुल में, आजम गुजरात में और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि काबुल अफ़गानिस्तान के पास कौन था? मुअज्जम था। आजम जो था अहमदनगर गुजरात में था और कामबख्श जो तीसरा वाला था वो बीजापुर में था, साउथ में था, ठीक है। और 1707 में फिर एक चीज़ और है, जब ये 3 भाई रहते हैं, एक भाई पहले मारा जा चुका होता है, जाजाऊ, जिसको जजाऊ कहते हैं। जजाऊ में 1707 में लड़े गए मुअज्जम की सेना ने आजम को परास्त कर मुगल सिंहासन पर अधिकार करने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। मीन्स कि जब 1707 में एक बार क्वेश्चन पूछा भी है कि जजाऊ का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो मुअज्जम और कामबख्श के बीच में। मुअज्जम जो कि काबुल में और आजम जो कि गुजरात में है, मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था। और इसमें मुअज्जम की सेना ने आजम को परास्त कर दिया और इसके बाद 1707 में मुअज्जम ही जो था वो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठा। मीन्स जो मुअज्जम है वो बहादुर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठता है। कब? 1707 में। अब बहादुर शाह प्रथम की बात करते हैं, 1707 से लेकर 1712, ठीक है, डेट याद कर लेना। 1707 से लेकर 1712 में बहादुर शाह प्रथम जो होता है। अब ये देखो, ईस्वी है, हम अभी बताए थे एनो डोमिनी जिसको ईस्वी कहते हैं, ठीक है, एनो डोमिनी जिसको ईस्वी कहते हैं। मीन्स कि यहाँ पर ये बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 1700 कब आया?
1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु होती है। तो 1707 से लेके 1712 तक कौन है? पहला जो बादशाह है वो है बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। वही जो मुअज़्ज़म था उसका नाम ही बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठता है। अब बहादुर शाह प्रथम की शुरुआत करेंगे 1707 से 1712।